Fenesta Windows. Beautiful and durable designs. Installation से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में Fenesta नहीं है तो कॉल कीजिए। Fenesta। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज अखिलेश यादव जिस हल्ला बोल तरीके से इस वक्त काम अपने बयान दे रहे हैं, यूपी सरकार पर फायर है। आज भी उन्होंने टेट से लेके गोरखपुर, गाजीपुर में एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरना चाह रहे हैं। लगातार हमलावर हैं। अपनी सोशल मीडिया एक्सपोस्ट पर भी वो लिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अस्पताल में कुव्यवस्था से लेकर हर चीज़ को एक तरीके से वो सरकार को फेल बताना चाह रहे हैं। हालांकि इससे 48 घंटे पहले उन्होंने ये भी कहा कि वो विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कई सीटों पर नाम फाइनल कर दिए हैं। ये बात शिवपाल यादव ने भी कही और अखिलेश यादव ने भी इशारा किया। तो क्या 27 के लिए अखिलेश यादव ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, या जिस तरीके से मायावती अब 9 तारीख को लखनऊ में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं और एक संदेश देना चाह रहे हैं, तो अखिलेश इस वक्त सरकार पर हमलावर दिखकर अपने को बड़ा विपक्ष का चेहरा बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ महेंद्र सिंह जी होंगे गोरखपुर से, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही शहनवाज चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा, अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है और सोचिए रोजगार जिन पर है नौकरी, उन्हें टीईटी में फंसा दे रहे हैं। कोई मामूली बात नहीं है। अगर नौकरी है तो नौकरी से बाहर कैसे गया है, उसकी साजिश षड्यंत्र कर रचते हैं। कभी कहते हैं कि आप वो क्या कहते हैं, नो पकौड़ा नहीं भाई, बायोमेट्रिक। आप बायोमेट्रिक से आएंगे। आप बायोमेट्रिक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है बताओ स्कूलों का, कैसे आएंगे टीचर्स वहां पर? जो सरकार 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही हो और अगर हम समाजवादी लोग पीडीए पाठशाला के माध्यम से पढ़ाने चले जाएं तो एफआईआर होगी। दुनिया में किसी सरकार ने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई होगी। ये पहली सरकार है, सोचिए, पढ़ाई पर एफआईआर लिखवा रही है। 27,000 स्कूल बंद हो गए। सोचो कितने हजार वोट, 4,000 से ज्यादा वोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से। नोएडा के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी कई जगह जानकारी हासिल की। कई 100 वोट एक एक एड्रेस पे हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष और एक कार्यकर्ता मुझे बता रहा था कि कितने हजार वोट हैं। 42,070। सोचिए, ये एक लंबी सूची है इनके पास। न केवल नाम है, न जाने क्या क्या। लेकिन ये बात अगर हम आज उठा रहे हैं तो संबंधित अधिकारी यही कहेंगे तो हम एफआईआर भी तो इसीलिए करा रहे हैं। अगर आज ये सवाल हम और आप लोग उठा रहे हैं तो सरकार और आयोग बचने के लिए ये कहेगा कि एफआईआर भी तो हम इसीलिए रिवीजन इसीलिए तो कर रहे हैं। रिवीजन होने के बाद आपकी वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब पहले से जो वोट बने हुए हैं, जो शिकायतें समाजवादी पार्टी या और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, उन पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे प्रशासन का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया अपना। प्रशासन से मिलकर के और प्रशासन का साथ लेकर के अगर समाजवादियों की शिकायत रही होगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। वोट फर्जी बनाने का काम, नकली नामों से वोट बनवाना, उसके बाद डलवाना, गंभीर विषय ये नहीं है।
कि नाम कैसे आ गया, ये तो शिकायत हम लोग करते ही रहे, लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि उनके वोट बीजेपी ने पड़वा लिए अपने पक्ष में, और एक फर्जी आधार बना करके। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर वो भेजते हैं चुनाव के दिन, उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नकली आधार बनाया जाता है। ये बीजेपी के पास कोई ऐसी तैयारी है कि बूथ और वोट डालने के दिन वो नकली आधार बनाने की मशीन ले आते हैं और नकली आधार बना करके वोट डाल देते हैं। मान लीजिए महोबा से खबरें आ रही हैं, तो ये बात तो होगी कि वोट डाला होगा उन्होंने कहीं ना कहीं। ये आपको कल रात को ही पता लग गया होगा। ये बात क्यों बताते हो आप? कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या इनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ, अभी प्रेस चल रही है हमारी आपकी, इसलिए इनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर। और हफ्ते में महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद, आप बता करिए। आप जाने कितनी बार जाने, इतनी बार तो हम नहीं सफे गए होंगे। तो सोचिए आप कि ये इनकाउंटर इसीलिए किया, दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा, अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे, आप जो आपके आइडियोलॉजिकल चीजों को सूट करता हो उन्हें आप बैठाएंगे। आप आम जनता को अपमानित करेंगे आप। तो यही होगा जो हो रहा है। क्या इनकाउंटर से डकैती रुक गई? क्या इनकाउंटर से और चीजें रुक गई क्या? और ये इसीलिए दिखावा किया गया है, इसीलिए दिखावा किया कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर सरकार करती है। जब इतनी बड़ी फोर्स है इनके पास, तो आखिर फोर्स कर क्या रही थी? खुद ही तो कहते हैं कि हमने इतनी भर्ती कर दी, तो पुलिस कर क्या रही थी? फिर प्रशासन कर क्या रहा था? तो अखिलेश बिल्कुल हमलावर हैं। वो गोरखपुर की बात को हमेशा 17 में जब एक व्यवसायी को होटल में पुलिस वाले ने गोली मारी थी, खैर उसमें इनकाउंटर किया था, तब भी पूरी जांच होके जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं, उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार में क्या अधिकारी इस समय बेलगाम हो रहे हैं, या सरकार का कुछ इकबाल कमज़ोर पड़ रहा है? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। अखिलेश के तेवर आपने सुना होगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिस तरीके से दीपक तिवारी का कांड परसों रात का है, कल ये अखिलेश यादव लगातार ये साबित करने में अब जुट रहे हैं कि गोरखपुर और आसपास के इलाके में ही लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा है। वो कह रहे हैं 9 साल बाद अगर गौकशी हो रही है, गौ तस्करी हो रही है, तो फिर सवाल किससे पूछे जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार का सबसे यूएसपी कहें, टीआरपी पॉइंट कहें, मतलब जो था वो सब लॉ एंड ऑर्डर था। और अखिलेश का ये सबसे 2012 से 17 इसी को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया कि ये लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल ज़ीरो है। और वो अब एक नया परसेप्शन, वही अब चुनाव है 27 में, तो अभी जुटे हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से, और ये अखिलेश यादव की काफी, अगर आप देखें तो विगत वर्षों में उनकी ये रणनीति रही है। पहले वो डेली ये कोई घटना पूरे उत्तर प्रदेश की पोस्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित या अस्पताल से संबंधित, जो कोशिश होती थी कि गवर्नमेंट की जो सरकार के शासन व्यवस्था की नाकामियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की, और एक विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता के रूप में ये उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन देखिए, प्रश्न ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव जिन बातों को कह रहे हैं, जिन बातों को
जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया है, क्या ये आम लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और जो चुनावी अगर हम बातचीत करें तो किसी भी राजनीतिक दल को तभी फायदा होता है जब जनता इन बातों पर विश्वास करती है, इन आरोपों पर विश्वास करती है। निश्चित रूप से जो घटनाएं आपने गोरखपुर की, जो दीपक गुप्ता की घटना के बारे में बताया, जो गौ कसी वाले घटना के बारे में बताया, कहीं न कहीं ये चिंताजनक है। लेकिन देखिए, जो अखिलेश यादव की सरकार में या समाजवादी पार्टी की सरकार पे जो आरोप लगते थे कानून व्यवस्था को लेकर, और जो अब आरोप लगते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो सबसे बड़ा अंतर है पुष्कर जी, वो ये है कि क्या जो एक संगठित अपराध होता था, जिसकी वजह से जो है आम जनमानस की रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो प्रभावित होती, और वो उसके अंदर एक भय का, जो आप कहें कि उसके दिमाग में, उसके मन में एक भय का माहौल होता था। मुझे नहीं लगता है कि वैसी स्थिति आई है। हाँ, ये घटनाएं देखिए, जीरो क्राइम जो है अपने आप में एक आदर्श है, और शायद ही कोई समाज जो है, आप देखें चाहे वो कितना भी विकसित समाज हो, विकसित देश हो, इस तरह की छिटपिट घटनाएं जो है होती रहती है। लेकिन मैं उसको कतई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा मत है कि जो अगर एक भी जान जो है किसी आपराधिक गतिविधि में जाती है तो खेदजनक है, चिंताजनक है, और उसको जो शासन व्यवस्था है और जो शासन के मुखिया हैं, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं न हो। लेकिन अगर हम चुनावी बातचीत करें तो क्या अखिलेश यादव का ये दांव कि जो वो एक साथ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए तो जहां एक तरफ से जो विपक्ष का राहुल गांधी ने जो एक मुद्दा बनाया हुआ है कि किस प्रकार से जो इलेक्टोरल रोल्स में जो है जो खामियां हैं उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, और फिर उस मुद्दे को जोड़ने की कोशिश आम जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, इन मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि अखिलेश यादव ने एक जीत का स्वाद चख लिया है लोकसभा चुनाव में। तो एक उनकी कोशिश है कि वो निरंतर ऐसे मुद्दों को उठाते रहे, और जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप कहें कि बैकफुट पे डालने की कोशिश है। तो अब वो कितना सफल हो पाते हैं, आपने ये वो तो शब्द कह दिया पहला परीक्षण जिससे मैं इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था। क्या इन सब बातों से, जैसा आपने कहा और आपने एग्जाम्पल के साथ बताया, और आपने कानून व्यवस्था पर यह भी कहा कि एक छोटी किसी की भी जान की वो उतनी ही कीमती है जो अगर किसी के साथ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक तरीके से, जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी कहें पॉलिटिकल फायदे के लिए अखिलेश यादव अपना रहे हैं, एक तरफ वो आप ये देखिए कि वो कह रहे हैं कि शिवपाल यादव ने पहले रविवार को कहा कि हमने अखिलेश यादव ने कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम अपनी तैयारियों में आगे चल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अखिलेश यादव इस समय इसलिए इतना ज़्यादा एग्रेशन में है और सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जब से मायावती ने शुरुआत कर दी है कि वो भी 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली जिसमें 5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को पूरे यूपी और देश भर से बुलाने की तैयारी में है। रमाबाई अंबेडकर मैदान बुक है, सतीश मिश्रा का पूरा वहाँ आना जाना, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आप सोचिए 20 दिन 25 दिन पहले से, तो ये डर भी है। और बीजेपी यहाँ कहीं दिखाई इस तैयारियों में नहीं दिख रही है, तो ये लगता नहीं है कि वो एज पॉइंट ले रहे हैं, ब्राउनी पॉइंट्स लेने के चक्कर में। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मायावती ने पहले अपने घर की व्यवस्था को सुधारा, चाहे वो अपने भतीजे आकाश आनंद को वापस ले आई, अपने समधी को भी वो वापस ले आई, और उसके बाद उनको जो है अपने भतीजे आकाश आनंद जो बहुत तेजी से उठे थे और उसके बाद उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया,
तो मायावती अपने घर को ऑर्डर में ला रही हैं और मायावती निश्चित रूप से कोशिश कर रही हैं कि वो एक विपक्ष के रूप में अपनी जो अब तक की सबसे न्यूनतम टैली पे वो पिछले लोकसभा चुनाव में चली गई थी, उसमें किस प्रकार से उसमें सुधार किया जाए, इसमें आगे लगी हुई है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण खुशखबरी ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा का, और आपके शो पे ही मैंने चर्चा की थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राहुल गांधी ने, जो विपक्ष के वोट हैं उनको किस प्रकार से, या जो गैर भारतीय जनता पार्टी वोट है उनको किस प्रकार से चैनलाइज किया जाए। और ये भी एक कारण हो सकता है, जिस प्रकार से आप देखिए अभी बिहार में वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसके तुरंत बाद जो है तेजस्वी यादव भी एक जो है अपनी यात्रा पे बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। जो है कोशिश जी कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जब तक वो हिंदी हार्टलैंड में अपनी स्थिति नहीं सुधारती है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो खैर वो सीधे भारतीय जनता पार्टी से टकराती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन इन दो राज्यों में 90 के दशक के बाद से कांग्रेस की जो जमीन है वो क्षेत्रीय में छीन ली थी। तो कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है मेरे हिसाब से, जिस प्रकार से अखिलेश यादव का एकदम से फोकस जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है, वो निरंतर जो है प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश है कि किस प्रकार से अपने आप को उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख दल, विपक्षी दल के रूप में स्थापित जो उन्होंने लोकसभा की जीत के बाद करने में सफल रहे, उसको आगे बनाए रखा जाए। और क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो कांग्रेस फिर जो सीट विभाजन है उसमें अपना हिस्सा जरूर मांगेगी, जो राजनीतिक सत्ता है उसमें अपनी भागीदारी बढ़ा चढ़ा के मांगेगी। तो ये एक वजह भी है कि शहनवाज चौधरी जी जुड़ चुके हैं। मैं शहनवाज जी के पास जाऊंगा। शहनवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को बुरी तरीके से घेर रहे हैं। आपने भी बयान देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी देख रहे होंगे। मेरा सवाल यह है, क्या एक बज अब की अखिलेश यादव कोई गलती नहीं कर रहे? क्योंकि पिछली बार 2022 में सबसे ज्यादा ये चला था कि अखिलेश यादव 12 बजे सो के उठते हैं, फिर साइकिलिंग के लिए जाते हैं या टेनिस खेलते हैं, फिर टाइम मिल जाता है, वो काम करते हैं। लेकिन 2024 से जब वो जीत का एक उनको लोकसभा में स्वाद मिला, या बीजेपी से आगे खड़े हुए, तो उनको लगा कि हाँ, एक मौका देती है जनता भी अगर आप मेहनत करें। इस समय वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी दिखते हैं। कोई छोटी सी भी बात हो या बड़ी बात हो, वो उठा रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने क्या कहा कि गोरखपुर में वो एनकाउंटर इसलिए हो गया क्योंकि मुझे मालूम था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी समय खबर आनी चाहिए। क्या बैक फुट पे सरकार भी नजर आ रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? महेंद्र जी इस बात को नहीं मानते, लेकिन वो ये कहते हैं हाँ, ये छोटी छोटी घटनाएं बड़ा मैसेज कभी कभी दे देती हैं, लेकिन अभी वो हाल नहीं है जो 2012 से 2017 के बीच में था। नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ महेंद्र भाई की कि ये बैकफुट पर तो सरकार को नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। जहां तक बात है अखिलेश यादव जी की, वैसे तो किसी भी नेता के लिए अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अखिलेश जी के बारे में या समाजवादी के बारे में जो आपने कहा, इसी तरह का परसेप्शन था कि भाई वो उतने ज्यादा एक्टिवली एग्रेसिवली राजनीति नहीं करते हैं, और जीत का स्वाद तो सबको अच्छा लगता है। तो एक बार अगर उन्हें लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब समाजवादी के नेता भी ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं कि उम्मीद से ज्यादा मिल गया, तो अब उन्हें लग रहा है कि अगर उनकी इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो गया है तो 2027 में हमारा नंबर लग सकता है। और अखिलेश यादव जी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। पहले भी हम लोग इस बात पे बात कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है, मैकेनिज्म है, उसका बूथ लेवल मैनेजमेंट है, उनका काम करने का ढंग है, समाजवादी या कोई भी पार्टी देश में इस समय पर कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से उस लेवल पर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, कई बार कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है, लेकिन जितना डेडिकेशन डिवोशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता तक, वो लोग 24/7 पॉलिटिशियंस हैं और पॉलिटिक्स पर पैनी निगाह रखते हैं। हर चीज को, छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जी भी उसी रास्ते पर अब चल पड़े हैं कि भाई कुछ भी बात हो तो अपनी बात रखी जाए। और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो है, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। असल में मुद्दे बना नहीं रहे हैं समाजवादी पार्टी, शायद माहौल ऐसा बन रहा है कि उन्हें मुद्दे मिल रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो एक पहचान थी योगी मॉडल की कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। पिछले अगर हम 2-3 महीने की घटनाओं को लगातार देखें तो काफी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे शायद सरकार के ऊपर अब एक मैं बड़ा पॉलिटिकल सवाल आपसे पहले लेता हूं, फिर मैं जाऊंगा महेंद्र जी के पास। क्या बीजेपी में अब हो सकता है पॉलिटिकली, या इस समय जो दिखाई दे रहा है, आप सोचिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया है अभी तक, इसमें मतलब कहने में वो नहीं है, इन्हीं सब चीजों का आगे फायदा मिलता है। इस समय फर्स्ट मूवर हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल, फर्स्ट मूवर हमेशा गेनर होता है। इस समय अखिलेश फर्स्ट मूवर लग रहे हैं। देखिए राजनीति में हम लोग तो सिखाते हैं कि रणनीति होती है सफेद मोहरों से खेलना। तो चेस में हम सब जानते हैं कि 99% वही व्यक्ति जीतता है जो सफेद मोहरों से खेलता है, क्योंकि पहली चाल उसे ही दी जाती है। तो राजनीति में भी पहली चाल जो चलेगा वो तो मायने रखेगा, और अखिलेश यादव जी यहाँ लीड लेते नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो अभी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की या प्रदेश अध्यक्ष की बात की, कुछ रस्साकसी तो चल रही है, ये पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक टेबल पर, एक पेज पर आना पड़ेगा बड़े नेताओं को, और तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा। वरना जैसा यूपी के समय में कहा जाता था पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, वहां सरकार के स्तर पर दिखता था, ऐसा यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तर पर नजर आ रहा है कि इतने लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे नीचे के कार्यकर्ता का भी मोरल डाउन होता है। आपने डिसीजन तो लेना ही है, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, बनाना है ही, तो फिर क्यों डिले करना, क्यों उसको एक्सटेंड करते रहना। आप तुरंत निर्णय लीजिए, और जिन लोगों ने भी निर्णय लेना है उनको एक पेज पर आना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है एग्रेसिव की, जो उनका स्ट्रेंथ है, उसको बनाए रखना है, वरना कार्यकर्ता भी डिमोरलाइज होता है इस चीज से। ऑल्दो बोलते नहीं है, लेकिन उन्हें फर्क तो पड़ता है इस बात का। नहीं, और यूपी में खास तौर से महेंद्र जी, यूपी में खास तौर से आप देखेंगे ना, एक पेज पे सरकार और संगठन तो नहीं दिख रहा। गाजीपुर की घटना देख लीजिए, हम लोगों को लगता है कि हम एक एक इंडिविजुअल में बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों में अब चर्चा है इस बात की कि बीजेपी में बीजेपी को ही हराने के लिए कई लोग हैं। और एक रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट आई थी बीजेपी की कि आपसी कलह ही सबसे बड़ा कारण 24 में यूपी में पीछे रहने की वजह बनी। और अब ये जो प्रदेश अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आ जाना चाहिए ये भाई, रोज कोई ना कोई चीज आएगी। अब फिर विंटर सेशन का टाइम आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी, बिहार चुनाव आ जाएगा, कभी तो वो बेल कब बजाएंगे आप? बिहार चुनाव के बाद जनवरी में कहेंगे कि मई में बंगाल में चुनाव है। वो डिसीजन जो मतलब शहनवाज जी ने जिधर इशारा किया है, वो बड़ा इशारा है कि आप भाई डिसीजन लीजिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पैरालिसिस टाइप का काम है। नहीं, देखिए, मैं शहनवाज जी की बात को आगे ले जाऊंगा कि सिर्फ कार्यकर्ताओं में नहीं, अगर ये असमंजस रहता है तो आम जो वोटर है, जो है आम जनता है, उसके दिमाग में भी एक दुविधा की स्थिति बनती है। तो ऐसे में अगर आपको नहीं बदलना है तो उसकी भी घोषणा होनी चाहिए कि नहीं, जो है हम अगला चुनाव जो है वर्तमान जो नेतृत्व है, चाहे प्रदेश का चाहे राष्ट्रीय, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो एक असमंजस की स्थिति जो पहले लग रहा था कि नहीं अगस्त में हो जाएगा, फिर मॉनसून सेशन के बाद हो जाएगा, फिर जो है अब एकदम से जो है वो बातें ही होनी शांत हो गई कि कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और कभी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा को उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा से जोड़ के जो है चर्चाएं जो है तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे चली। तो निश्चित रूप से इससे जो है जो कार्यकर्ता है वो तो हतोत्साहित होता ही है, वो तो निश्चित रूप से। और फिर एक एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर होता है, जो सत्ता है वो धीरे 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 डिके होने का, हम लोग तो राजनीति विज्ञान में पढ़ाते भी हैं इस विषय को, कि वो धीरे धीरे एक क्षरण की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। और नेता वही होता है जो उसको रोक सके, और वो उस जो प्रोसेस है डीके का उसको रोक सके।
तो ऐसे में मुझे लगता है जिस प्रकार से जो बात आपने जहां से शुरू की थी कि जो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अपने आप में, आप देखिए जो जितना वो एग्रेसिव हैं, जितना वो एक्टिव हैं, जो एक डायनेमिज्म है कि पूरे प्रदेश में घूमते रहना और जो है हर जिले में जाते रहना, तो लेकिन सिर्फ उतना ही सफिशिएंट नहीं है कि और भी पूरे संगठन को, जो आरएसएस के जो बाकी संगठन है उनको सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। और जिस प्रकार से 2014 के पहले जो है लड़ाई लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापस आने के लिए, और उसके बाद 2014, 2019 और उसके बाद 2022 का चुनाव में उसको एक तरीके से भारी जीत जो है मिली, दोबारा पहली बार कोई मुख्यमंत्री चुना गया। तो अगर आप वैसी स्थिति बनाना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको जो ये दुविधाएं हैं, और सिर्फ अध्यक्ष की नहीं, बार बार जो ये विवाद के मसले आते हैं मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों के बीच में, या जो संगठन और सरकार के बीच में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, इन सब मुद्दों पर भी जो शीर्ष नेतृत्व है, और जिसमें खुल के बात की जा सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस की जो लीडरशिप है उसको मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही जो है राजनीतिक रूप से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, और वहां पे अगर सत्ता हाथ से खिसकती हुई नजर आएगी तो अपने आप में पूरी पार्टी जो है कहीं न कहीं कमजोर होती हुई दिखाई देगी। तो ये एक जो वर्तमान वातावरण है, स्टेटस को से अब उत्तर प्रदेश में काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता स्टेटस पार्टी को को से ये बात नहीं चलेगी। मैं एक जल्दी से एक सवाल आपसे भी लूंगा, अभी बात आता हूं, पहले शहनवाज जी, क्या वाकई में ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है यूपी में? क्योंकि गाय बगाए बीजेपी के नेता अब ये बात कह रहे हैं, चिट्ठियां चर्चा कर चुके हैं, आपसे भी कर चुके हैं, महेंद्र जी से भी कर चुके हैं, कई AK शर्मा का केस आपने देखा, हर मतलब डिपार्टमेंट वाइज आप चले जाइए, शिक्षा विभाग में 0 सेशन हो गया ट्रांसफर का। तो एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा हावी होना भी सरकार की इमेज को डेंट पहुंचा रहा है। बिल्कुल पहुंचा रहा है, और अभी बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। मैं यही कह रहा था कि कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, अगर होता तो वो इस बात को जरूर सपोर्ट करता कि मैं 1-2 नाम तो नहीं लूंगा, 1-2 MLA से मेरा संपर्क है, तो वो लोग बताते हैं कि कोई हमारे कहने से काम नहीं हो रहे हैं। मतलब छोटे मोटे काम, पुलिस स्टेशन में अगर फोन करना हो तो अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो अगर सोचिए अगर एक विधायक को इस तरह से स्थिति आ जाएगी, और हमने भी देखा पिछले कुछ दिनों में वेस्टर्न यूपी के विधायक तो बहुत नाराज थे, जबकि पहले सरकारों में ऐसा नहीं होता था। पूर्व विधायक की भी बहुत पावर होती थी, और जिसकी सत्ता होती थी उसका तो पदाधिकारी की भी वैल्यू होती थी। तो आप सोचिए अगर विधायक की वैल्यू नहीं है तो जो पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो अलग अलग पदों पर बैठे हैं पार्टी में, उनकी क्या स्थिति होगी। और अगर जनता उनके पास आ रही है समस्या के लिए और वो अपनी सरकार में रहते समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी है, और शायद ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में है। अब वो आप समझदार है, हम लोग राजनीति में जानते हैं इस बात को कि कैसे ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया जाता है और क्यों किया जाता है, लेकिन इससे अल्टीमेटली नुकसान पार्टी को ही होता है। और जैसा हमने पहले अल्टीमेटली नुकसान, शहनवाज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्टी को होता है। मैं महेंद्र जी आखिरी में आपको एक इंसिडेंस के साथ उस पर टिप्पणी चाहूं। अलीगढ़ में मतलब कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सहयोगियों से नहीं बन रही है। अलीगढ़ में RLD का प्रोग्राम था, अभी 48 घंटे पहले खबर है कि उसमें वो लोग वहां RLD आई रे गाना चला और नारे लगे, बाकायदा बीजेपी के कार्यकर्ता गए और सारे RLD के कार्यकर्ताओं को भगा दिया। ये हम लोगों को या बड़े स्तर पर जब लगता है ना कि ये बात हो जाएगी, जयंत चौधरी से बात हो रही होगी, लेकिन इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या फिर मैंने गाजीपुर में जो उपाध्याय की मौत हुई या गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर, हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं कुछ रस्साकशी है, और उस पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहे प्रदेश का हो या केंद्र के संगठन के लोग हो, कोई नजर डाल नहीं रहे, और ये धीरे धीरे एक पायलट फाइल्स तैयार हो रही हैं, ये बाद में नुकसान कर सकती हैं। देखिए निश्चित रूप से, और एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से
इस बात को ये बात जो है प्रचारित की जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से इस सरकार पे हावी होती रही है। और मैं आपके डिबेट में पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही को शासन करने की छूट नहीं है। नौकरशाही हमेशा जो है वो जो राजनीतिक नेतृत्व है उसका मातहत है, उसके नीतियों का क्रियान्वयन करनी उसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में चाहे वो केंद्र हो और चाहे वो राज्य हो, ऐसा दोनों जगहों पे होता हुआ दिखाई देता है। और लेकिन देखिए ये एक नया मॉडल है, इसके कुछ फायदे भी हैं। हमें अगर हम विश्लेषण करें तो इस जो है हमें ये भी करना चाहिए, जो जमीन पे जो डिलीवरी है उसमें कोई इस बात से नहीं इनकार कर सकता कि जो डिलीवरी है उसमें व्यापक स्तर पे सुधार हुआ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे इतने बड़े स्तर पे जो लोक कल्याण की जो नीतियां हैं उनके तहत जो जो लोगों को सुविधाएं मिली, जो जो एक लाभार्थी वर्ग बना। मुझे लगता है कि अगर हर स्तर पे राजनीतिक हस्तक्षेप होता तो ये होना सुनिश्चित नहीं था। ये लाभ है, लेकिन कहने के बाद भी मैं ये मानता हूं कि कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी को जो राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व है उससे ज्यादा महत्व नहीं होना चाहिए। और कहीं न कहीं अगर ये प्रश्न उठ रहे हैं, पार्टी के भीतर से उठ रहे हैं, तमाम गुटों से उठ रहे हैं, तो ये अपने आप में इस पे सुधार करने की आवश्यकता है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो चाहे वो केंद्र स्तर पे। लेकिन जो सबसे बड़ी दुविधा मेरे हिसाब से आज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में है कि जो केंद्र और राज्य के बीच की जो एक जो जो संबंध है, निश्चित रूप से अगर नीतियों को देखें तो बहुत ही जो है बेहतर संबंध है। लेकिन ये जो मैसेज बार बार जाना, अब वो सही है या गलत है इसकी पुष्टि पुष्कर जी ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। लेकिन ये आम जनमानस के बीच में ये जाना कि दोनों एक पेज पे नहीं है, तो केंद्र और राज्य, और बार बार जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं कुछ न कुछ जो है दिक्कतें इस प्रकार की आती रही हैं। अब वो समय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वर्तमान की स्थिति में जातियों में एकदम विभाजित उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द जो है एक एकजुट एक दल, और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी जिसको हम 24/7 चुनावी मशीनरी के रूप में देखते थे, वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देनी चाहिए। और ऐसे मैसेज की जो है मंत्री जो है उनकी नहीं सुनी जा रही है, या विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। देखिए काफी कुछ इस व्यवस्था में बदलाव हुआ है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी रोज जब भी लखनऊ में होते हैं वो तमाम कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, सांसदों से वो मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो एक एकजुटता का जो संदेश, जो एक परिवार का संदेश, जो एक जो है एक राजनीतिक दल होने का संदेश जो है, जो आम जनमानस में, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि एकजुटता का संदेश नहीं जा पा रहा है, एकजुटता का संदेश नहीं जा पा रहा है। लेकिन शहनवाज जी, एकजुटता का संदेश देने और ना देने के लिए उसका सलूशन भी बताया महेंद्र जी ने। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी अभी अगर यहां पर नहीं घर ऑर्डर में लाती है, नवंबर 23 से पहले तो बिहार चुनाव के नतीजे आ ही जाएंगे 25 नवंबर तक जी, तो फिर अगर कहीं वहां कुछ ऊपर नीचे हुआ, उसका डोमिनो इफेक्ट जो कहते हैं ना, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, भले 27 में चुनाव। अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो पहला इफेक्ट वहीं दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं पुष्कर जी आपको आश्वस्त कर देता हूं, मैं बिहार में काम कर रहा हूं, उस समय हमारी टीम लगी हुई है, कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला है, वहां तो कोई दिक्कत इतनी ज्यादा लग नहीं रही है। ठीक है, हवाई बातें अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नजर नहीं आई मुझे कि कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। वहां पर कमोबेश वही नतीजे आने वाले हैं जो स्थिति अभी चल रही है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि स्थिति क्या चल रही है? तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाले हैं कि बीजेपी? हाँ बिल्कुल, तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी उभरेंगे और बीजेपी की सीटें लगभग उनके बराबर ही रहेंगी। आरजेडी को मतलब थोड़ा सीटें फायदा हो सकता है, कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है और जेडीयू को काफी नुकसान हो रहा है।
और बाकी जो सहयोगी दल हैं वो मिलकर के बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बाकी तो बचे ही नहीं सहयोगी दल। चिराग को सीटों, खैर वो मैं एक चर्चा करूंगा एक दिन, तब आपको जरूर बुलाऊंगा उसके लिए, और महेंद्र जी भी रहेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि वहां पर नुकसान जो होने वाला है वो ज्यादा कांग्रेस को और जेडीयू को होने वाला है। वहां आरजेडी को कांग्रेस की 19 सीटें हैं, कांग्रेस की 19 सीटें हैं, क्या नुकसान होगा? उससे भी कम हो सकती हैं। ठीक है, तो उधर आरजेडी को आप फायदा बताए दे रहे हैं, वो एक टफ फाइट है, लेकिन फिर भी वही नतीजा निकल रहा है ना कि अपर हैंड आरजेडी को आप दे रहे हैं। वो मैं एक सिचुएशन बता रहा था कि जो पैरालिसिस वाला आपने वर्ड यूज किया था ना, अगर वो रहेगा तो सरकार को थोड़ा परेशानी ज्यादा होगी। नहीं, एक दूसरी बात मैं ऐड करूंगा। असल में क्या हो रहा है, यूपी का जो सिनेरियो बन रहा है ना, जब से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए तब से समाजवादी पार्टी के सभी नेता, अखिलेश जी तो एक्टिव हैं ही, वो तो हमें दिखते हैं मीडिया में, बाकी नेता भी बहुत उत्साह में हैं। अब ये अति उत्साह हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लोग उसके मुकाबले में अभी नजर नहीं आ रहे वहां पर, जो कि होना चाहिए। और बीएसपी एक्टिव हो रही है, बाकी लोग एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं एक्टिव नजर उतनी नहीं आ रही है। वो ऑब्वियस सी बात है, वो सत्ता में तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन संगठन के स्तर पर काम होना चाहिए। और केंद्र और राज्य की जो लड़ाई है वो अगर है तो खत्म हो जाए, वैसे तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल होना नहीं चाहिए। खैर बीजेपी में महेंद्र जी कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी होता है, ये बाकी और दलों से, वो जब आपने कहा था ना उनका मैकेनिज्म, उनका स्टाइल, जब वो आते हैं तब फिर वो पूरे फोर्स के साथ आते हैं, फिर वो पीछे कितना लेट हुआ है उस सबको कवर करते हुए आते हैं। लेकिन फिर वही बात है, इसकी शुरुआत आप कब से होता देख रहे हैं? 2 अक्टूबर को दशहरा होके 100 साल भी संघ के पूरे हो रहे हैं, कभी एक बेल बजनी शुरू होनी चाहिए। देखिए, बीजेपी की जो नीतियों के बारे में, बीजेपी में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में कुछ भी जो है कह पाना इस समय बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, पुष्कर जी, मैं एक बात कह रहा हूं और बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं कि बीजेपी के पास एक तुरुप का इक्का है, एक ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास, और वो ट्रम्प कार्ड जब भी बीजेपी मजबूती के साथ उसको खेलेगी, वो कभी भी बाजी जो है बीजेपी के पक्ष में बदलने के में सक्षम है। और वो ट्रम्प कार्ड आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, और ज्यादातर बीजेपी के नेता भी जान रहे हैं कि वो ट्रम्प कार्ड योगी आदित्यनाथ के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। वो उनके पास ये क्षमता है, उनके पास ये नेतृत्व क्षमता है, उनके पास जो है एक कुशलता है कि किस प्रकार से, और उन्होंने साबित किया है। ऐसा नहीं है कि मैं गोरखपुर में बैठा हूं इसलिए बात कर रहा हूं, उन्होंने साबित भी किया है। और एक जो अब उनकी एक पैन इंडिया अपील है, और जो लोगों को उनके 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 कार्यशैली, उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो पसंद आता है, तो जो नाराजगी है वो लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं न कहीं उनके ऊपर भी वो पूरे खुलकर जो है बैटिंग करने में सक्षम नहीं है, कि कहीं न कहीं उनके ऊपर भी कुछ अंकुश है। तो इसकी ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको सुलझाने में कामयाब रही तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कभी भी जो है गेम पलट सकता है। लेकिन नहीं, गेम अभी गया नहीं है, वो तो लगातार अखिलेश जिस स्टाइल से एक्टिव थे, लेकिन यह भी हकीकत है जो आपने कहा, अखिलेश कहीं भी अपर हैंड ले या कुछ ले, लड़ाई उनको योगी आदित्यनाथ के चेहरे से ही लड़नी होगी, और वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। 10 सेकंड में अगर आप इस पे टिप्पणी करना चाहें शहनवाज जी, फिर मैं इस चर्चा को समाप्त करूं। बिल्कुल सहमत हूं मैं महेंद्र जी की बात से, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। होता क्या है कि कई बार बीजेपी, जैसे लोकसभा के चुनाव में देखा, सबको ये लग रहा था, हमने आपने डिस्कशन किया था कि यूपी में इतना नुकसान हो ही नहीं सकता, लेकिन वो डिले हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि अंडर करंट कई बार पैदा हो जाता है, और एक बार अगर माइंडसेट जनता का बन जाए कि किसी को हटाना है या किसी को लाना है, फिर उसको कोर्स करेक्शन कर पाना मुश्किल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को समय रहते काम जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अभी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप देखिएगा बहुत सारे बोर्ड हैं, वहां के मेंबर्स हैं, उनकी पोस्ट है बहुत सारी वेकेंट है, और पता नहीं क्यों डिसीजन नहीं लिया जा रहा। कुछ इस पे तो मतलब सोचना पड़ेगा। चलिए महेंद्र जी, आप शहनवाज जी, आप हमारे साथ
चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के लिए ये वेकअप कॉल कह लें या इस समय जरूरी है कि वो एक पेज पे सरकार से लेकर संगठन के तौर पर दिखाई दे। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।